अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी वॉच। यू वाचिंग ABN न्यूज़। मैं हूं अहमद सलमान अनीस। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉपर्टी वॉच हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। जिस तरह कि हमारी गुज़िश्ता एक साथ में आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे जो फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके भी बारे में आपके साथ मालूमात शेयर की। उसके अलावा जो हमारे पास इस्लामाबाद में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन में या रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन के अंदर जो मसले मसाइल हैं वो भी हम हाईलाइट कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ भी हम जा रहे हैं। नाज़रीन, बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम फॉर्मली, आप लोगों को जैसे कि मालूम है कि आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों की आरा, आप लोगों का जो सजेशंस होते हैं वो हमारे प्रोग्राम को सुधारने के लिए, इसमें बेहतरी लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। स्क्रीन के ऊपर दिए हुए जो एड्रेसेस हैं इन पे हमसे रब्ता करना ना भूलिएगा। कोई भी इरेगुलरिटी हो, कोई भी चीज़ आपको लग रहा हो कि गैर कानूनी आपके गिरदोनवा में हो रही है, डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म दैट टू अस। स्क्रीन पर दिए हुए एड्रेसेस पर हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, जिस तरह हमने पिछले हफ्ते बात की थी CDA और उनकी नाअहली की और उनकी कोताहियों की वजह से जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स इस्लामाबाद की सफ़र कर रही हैं और उसके अंदर रहने वाले हज़ारों जो रिहायशी हैं उनके लिए क्या वबाल जान बना हुआ है, ये हमने अपने पिछली एपिसोड के अंदर जो है वो डिस्कस किया था। CDA नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा समंदर है और यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में किसी न किसी तरीके के ऊपर करप्शन और बेज़ाब्तगियाँ होती रहती हैं। पिछले हफ्ते हमने बात की अपार्टमेंट्स की। इस हफ्ते हम आपके साथ बात करेंगे CDA के सेक्टर्स में जो घरों में लोगों ने प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, ट्यूशन सेंटर्स और एकेडमीज़ बनाई हुई हैं उसके हवाले से। बिफोर वी गो एंड प्रेजेंट द रिपोर्ट, सबसे पहले आप लोगों का फीडबैक देखते हैं कि अवाम का क्या कहना था इस मसले के बारे में या इस एक पूरे के पूरे प्रॉब्लम के बारे में। देन वी आर गोइंग टू गो एंड प्रोग्रेस इन आवर प्रोग्राम। देखिए, रेजिडेंशियल एरिया में तो ये अंडरस्टूड है कि होने नहीं चाहिए स्कूल्स। बहरहाल हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होता है तो हम देखते हैं कि स्कूल्स कहाँ अवेलेबल हैं। तो मोस्टली आप देखें या बीकन हाउस है या सिटी है या रूट्स है या ये आलूदावी है। तो इस रोड को आप देखें तो ये सारी कमर्शियल रोड हो चुकी है। तो अब मुझे खुद जब पिक करने आना होता है, गाड़ी पार्क करनी होती है, तो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स पहले मैं आता हूँ तो इधर मैं खड़ा होता हूँ। अदरवाइज़ बाद दफ़ा पुलिस यहाँ आ जाती है और वो आपको खड़ा होने नहीं देती। ज़ाहिर है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है ना वो आप खड़ी भी नहीं कर सकते हैं गाड़ी। तो हो ज़्यादातर जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वो आप देखेंगे बीच में ये जो टर्निंग है यहाँ पर खड़ी होती हैं, उससे प्रॉब्लम होती है। फिर उस यहाँ तो फिर भी इन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है। अदरवाइज़ थोड़ा और पीछे चले जाएँ जो रूट्स वाली जगह है वहाँ पर तो पूरी रोड कवर्ड होती है। मतलब मैं स्कूल का नाम नहीं ले रहा, मतलब किसी भी स्कूल के सामने आप चले जाएं तो रोड्स हैं वो हाफ से ज़्यादा ब्लॉक्ड होती है और फिर ट्रैफिक जैम हो जाती है। उससे ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स आती हैं। जो है इस तरह स्कूल बसेस सरकारी सतह पे तो नज़र आती है, प्राइवेट सेक्टर में इसका इतलाक़ काफ़ी हद तक कम है और इस वजह से जो है आपकी सिटी एरियाज़ में ट्रैफिक कंजेशन का बाइस भी बनता है। जब हर बंदा अपने घर की गाड़ी लाएगा और कार्बन फुटप्रिंट और जो आपकी इंपोर्टेड फ्यूल है उस पर कितना इम्पैक्ट आता है ट्रैफिक कंजेशंस की वजह से। तो नॉर्मली सारों को ही पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये एक बिज़नेस एक्टिविटी बनी हुई है प्राइवेट स्कूल्स की। तो उसमें अगर देखा जाए तो जहाँ एक स्कूल चलता है तो उसी लाइन में 10, 5, 6 स्कूल और भी कुछ अरसे के बाद जो है नमूदार होने लग जाते हैं। तो इसके लिए पॉलिसी सतह पे काफ़ी एक्शंस लेने की ज़रूरत है। आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। हमें बिल्कुल अंदाज़ा है कि सुबह जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं, अपनी बच्चों को ड्रॉप करने के लिए जाते हैं, तो एक बेहंगम ट्रैफिक रश, ये जितने भी मामलात हैं, और यकीन करें कि ये सिर्फ हम नहीं, पूरा का पूरा शहर इससे जो है वो इफ़ेक्ट होता है। लोग पूरे के पूरे एक दिमागी ज़हनी हिजान में मुब्तला हैं इस ट्रैफिक की वजह से। सुबह 8 बजे से लेकर रात गए तक यही ट्रैफिक का सिलसिला जारी रहता है और सिर्फ इस वजह से कि CDA ने आंखें बंद रखी बहुत लंबा अरसा। और पूरे इस्लामाबाद में इस वक्त तकरीबन 350 से ज़ायद स्कूल्स हैं जो घरों के अंदर बने हुए हैं, हर सेक्टर्स में मौजूद हैं। तो आप इस्लामाबाद की किसी भी सड़क पे, किसी भी डबल रोड पे आप चले जाएं और ये जो ट्रैफिक का रश है वो देखने के लिए मिलता है एंड इट्स अनबियरेबल। ये बिल्कुल जी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे भी है। हमने जी नाजरीन, जिस तरह आप लोगों की आरा हमारे तक मौसूल हुई, हमने एक पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो इसके ऊपर बनाई है कि किस तरह गुज़िश्ता सालों के अंदर CDA ने ये नंबर 1 स्कूल बनने दिए, ये स्कूल बने, ये कॉलेजेस बने, अभी भी हैं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अहकामात दिए, फिर CDA की क्या लापरवाही थी, CDA क्यों खामोश रहा और उसके पीछे क्या असबाब थे। जी नाजरीन, चलते हैं, चल के देखते हैं पहले ये रिपोर्ट, उसके बाद हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मसले की असल जड़ है क्या।
तालीम हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक है और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को यकसा तालीमी सहूलियात फराहम करे। लेकिन पाकिस्तान में आबादी के बोझ, वसाइल की कमी और हुकूमत की नाअहली की वजह से तालीम का शोबा भी एक खौफनाक मंजर पेश करता है। हुकूमत की नाकामी की वजह से गुज़िश्ता सालों में प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस और ट्यूशन सेंटर्स का सैलाब उमड़ आया है और देखते ही देखते हर गली और मोहल्ले में परचून की दुकानों की तरह स्कूल्स और कॉलेजेस नज़र आते हैं और इनमें तालीम बेची जाती है। कैसे ये तालीम बेचने वाले इदारे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर कब्ज़ा और ख़रीदो फ़रोख्त में मुलव्वस हो गए, ये बात तशवीशनाक और हैरान कुन है। और जहाँ ज़मीन का लेन देन हो, कैसे हो सकता है कि वहाँ करप्शन, असर रसूख और धौंस धांधली ना हो। पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहाँ घरों में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तक ना बना दी गई हों। शायद ही कोई ऐसी शहर की डबल रोड हो जिस पर लाइन में ये प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस और ट्यूशन सेंटर्स ना हों। लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी और शहर इक़्तिदार तक प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस के जाल में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। सुबह का खूबसूरत मंजर ट्रैफिक के बेहंगम शोर और जल्दी में भागते और दौड़ते लोगों की भीड़ की नज़र हो जाता है। जिंदगी की दौड़ में अंधाधुंध भागते लोग बाकी अहले मोहल्ला के लिए एक वबाले जान हैं। इनके घरों के सामने पार्क सुबह और दोपहर मौजूद ये गाड़ियाँ अहले मोहल्ला की रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बहुत मुतासर कुन हैं। सुबह 8 बजे से सड़कों पर शुरू होने वाला ये सर्कस दोपहर 3 बजे स्कूल की छुट्टी होने तक जारी रहता है। फिर ट्यूशन सेंटर्स, एकेडमीज़ और शाम की शिफ्ट का रश, यानी सुबह 8 बजे से लेकर रात गए तक इन स्कूल और कॉलेजेस के रेजिडेंशियल एरियाज में होने की वजह से हर कोई एक जहनी हिजान और टेंशन में रहता है। इस दिमागी तनाव का असर लोगों की अदम बर्दाश्त और चिड़चिड़ेपन में देखा जा सकता है। ख़वातीन की ड्राइविंग से नाला लोग, लगवियात बकती और गालियां देती पाकिस्तानी अवाम इस सारे के सारे रश की वजह जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। 2016 में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने घरों में कायम स्कूल और कॉलेजेस का नोटिस ले लिया और जब सीडीए ने इनको खाली कराने के लिए 3 साल की मोहलत मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार किया और सीडीए की सरजनिश करते हुए कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात की तकमील के लिए 3 साल इंतजार करेगा। उस वक्त सीडीए में दौड़ें लग गईं और सुप्रीम कोर्ट को वक्ती तौर पर बंदर छलांगे लगाकर मुतमईन करने की कोशिश की गई। लेकिन इसी असना में प्राइवेट स्कूल्स ने कोर्ट से स्टे ले लिया और तमाम मामलात अल्तवा का शिकार हो गए और अभी तक कोई खातिर खा कार्रवाई किसी भी जानिब से नहीं की जा सकी। इसी तरह 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में एक और हुक्मनामा दिया जो कि सिर्फ कैंटोनमेंट बोर्ड में वाक़ प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए था, जिसमें पाकिस्तान में मौजूद 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स को हुक्म दिया गया कि अपने कैंटोनमेंट एरिया के रिहायशी एरिया में प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस का खात्मा किया जाए। बाद की अदालती कार्रवाइयों में यह पता चला कि पूरे पाकिस्तान के कैंटोनमेंट एरियाज में तकरीबन 8,500 से जायद प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस मौजूद हैं और इन कॉलेजेस और स्कूल्स में तकरीबन 37 लाख से ज़्यादा बच्चे ज़ेरे तालीम हैं और इन स्कूल और कॉलेजेस से तकरीबन 3.5 लाख असातिज़ा और दीगर अमले को मुलाजमत भी दी गई है, जिनको एकदम बंद कर देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यानी हुकूमत की गफलत, लापरवाही और नाकाम पॉलिसीज़ की वजह से अब जो कुछ हो चुका वो हो चुका, अदालतें कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती। लिहाजा जो जैसे चल रहा है इसे चलने दिया जाए। और नाजरीन, ये जो चल रहा है इसका हाल आपके सामने है। सिर्फ रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में तकरीबन 493 के करीब प्राइवेट स्कूल्स मौजूद हैं और शहर इक़्तिदार में मौजूद घरों में स्कूल्स की तादाद 350 से ज़्यादा है, तो बाकी मुल्क का क्या हाल होगा। नाजरीन, दौरे हाजिर में तालीम बेची जाती है और प्राइवेट स्कूल और एकेडमीज़ के मालकान भी अपने कारोबार के फ़रोग के लिए बाकी कब्ज़ा माफिया की तरह हर गैर कानूनी तरीके से ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। पढ़े लिखे लोग फ्रॉड भी पढ़े लिखे तरीके से ही करते हैं। मसलन एक प्राइवेट स्कूल रूट्स के नाम से बहुत मशहूर है। उन्होंने एक तकरीबन बंद होने वाले स्कूल वाहिद इंटरनेशनल के साथ एक मुआहिदा यानी जेवी प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि वाहिद इंटरनेशनल स्कूल की F10 में वाक़े सीडीए की अलॉटेड इमारत पर कब्जा किया जा सके, क्योंकि एक स्कूल का प्लॉट किसी और को ना दिया जा सकता है, ना ही उसको सबलेट किया जा सकता है और ना ही उसको बेचा जा सकता है। तो रूट्स ने अपने कारोबार के फ़रोग के लिए शहर के एंड बीच में एक पुरानी प्रॉपर्टी में शराकत करके अपने आप को गैर कानूनी तरीके से सेटल किया हुआ है। अब ये वारदात सरकार को कब समझ आएगी और कब एक्शन होगा, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि नाजरीन, आप तो जानते हैं कि सरकार सो रही है।
2020 और 21 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और सीडीए की दौड़े लगने के बाद यह तय हुआ कि सीडीए इस बात को यकीनी बनाए कि प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस को रियायती रेट्स पर मुख्तलिफ सेक्टर्स जैसे कि H8, H13 में जगह दी जाए ताकि शहरी आबादी और रिहायशी जगह से ये रश कम किया जा सके। इस हुक्मनामे का नतीजा ये था कि जनवरी 2023 में होने वाली अरबों खरबों रुपए की सीडीए ऑक्शन में स्कूल्स के लिए सिर्फ एक 6 कनाल का प्लॉट E11 में मुख्तस किया गया। यानी इस इतने बड़े शहर में इतनी तेजी से बढ़ती हुई आबादी के लिए एक स्कूल के प्लॉट के लिए सीडीए सिर्फ एक 6 कनाल के प्लॉट की गुंजाइश निकाल सकी, जो बहुत अफसोसनाक है। नाजरीन, ये तो था पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और ट्यूशन सेंटर्स का घरों या रिहायशी आबादी में आहिस्ता आहिस्ता कब्जे का हाल। इससे मुंसलिक एक और बहरान तवज्जो का हामिल है और वो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तुलबात की रिहाइश का मसला। सिर्फ शहर इक़्तिदार में HEC के मुताबिक 22 यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनमें तकरीबन 7.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम हैं, जिनमें से चंद ही के पास अपने स्टूडेंट्स को देने के लिए नाम नहाद हॉस्टल्स की सहूलत मौजूद है। इस फहरिस्त में 15 सरकारी, बाकी नीम सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। इन हॉस्टल्स की क्या हालत है और एक कमरे में 2 या 3 स्टूडेंट्स की जगह 5 या 6 स्टूडेंट्स रहेंगे तो क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। फिर भी आए दिन स्ट्राइक्स और लसानी फसादात की वजह से मुश्किलात और हॉस्टल्स की बंदिश एक अलहदा बहरान है। जिस तरह हुकूमत सरकारी तालीम देने में नाकाम रही और प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस ने अपनी जगह बना ली, इसी तरह जब गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ और नीम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को रिहाइश ना दे पाईं तो प्राइवेट हॉस्टल्स ने अपनी जगह बनाई। और अब सूरत हाल ये है कि इन हॉस्टल्स में ना सिर्फ स्टूडेंट्स रिहाइश पजीर हैं बल्कि गैर शादीशुदा, वर्किंग और स्ट्रगलिंग लोग भी हॉस्टल्स का ही रुख करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और सीडीए के कवानीन के मुताबिक गैर कानूनी है। तो सवाल ये है कि ये लोग फिर कहाँ जाएं? आजकल के इस महंगे दौर में छड़ों के लिए फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स के महंगे किराए, फिर बिलों का बोझ नाकाबिले फ़हम है और ऊपर से सरकार की बंदिश। सीडीए की इत्तलात के मुताबिक इस वक्त इस्लामाबाद में 100 से ज़्यादा हॉस्टल्स कायम हैं, जो कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में मौजूद हैं। चंद साल पहले सीडीए ने हमेशा की तरह फुर्तियाँ दिखाते हुए E11, H13, G9, G6, G7, G10 और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 80 के करीब हॉस्टल सील किए, लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा था और नीचे के अमले के लिए रिश्वत बटोरने के एक और जरिए के अलावा और कुछ नहीं था। सरकारी सतह पर ऑल पाकिस्तान यूथ हॉस्टल एसोसिएशन की तरफ से G6 में एक यूथ हॉस्टल मौजूद है, लेकिन यह सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के इस्तेमाल में है और इस्लामाबाद के विजिट्स और तालीमी दौरों के लिए काम आता है। सीडीए के नए चेयरमैन जनाब नूरुल अमील मेंगल ने 2 और नए हॉस्टल्स के लिए मंजूरी दी है, लेकिन क्या 2 सरकारी हॉस्टल्स 7.5 लाख स्टूडेंट्स की आबादी के लिए काफ़ी होंगे? ये एक बहुत अहम सवाल है। यहाँ पर एक और 2 नंबरी का जिक्र करते चलें। 2009 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी से रिक्वेस्ट की कि उनके लॉयर्स को दूसरे शहरों से आकर सुप्रीम कोर्ट में अपने केसेस और मुकदमात की पैरवी करनी होती है, लिहाजा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इनके लिए एक हॉस्टल की फैसिलिटी मुहैया करे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट मरहूमा जनाब अस्मा जहांगीर साहिबा ने वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से खसूसी रिक्वेस्ट की और उनकी इस रिक्वेस्ट पर अमल दरामद किया गया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को सेक्टर F5 के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया महज 1 करोड़ 80 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया गया। नाजरीन, ये बात बाइद से दिलचस्पी है कि अरबों रुपए की ज़मीन को महज करोड़ों रुपए में दे दिया गया, सिर्फ वकला को खुश करने के लिए। उसके बाद आपके और हमारे पैसे यानी टैक्स पेयर के पैसों से इस जगह के ऊपर एक 88 कमरे का हॉस्टल बनाया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बहुत आसानी से एक प्राइवेट होटल कंपनी को किराए पर चढ़ा दिया। अब सूरत हाल ये है कि सीडीए की तरफ से 1 करोड़ 80 लाख रुपए की ज़मीन और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन जो टैक्स पेयर के पैसे से हुई पर मौजूद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का हॉस्टल एक होटल में तब्दील किया जा चुका है और इससे माहाना 27 लाख रुपया किराया वसूल किया जा रहा है। ये बात तकलीफ दे इसलिए है कि एक तरफ नौजवान नस्ल के स्ट्रगलिंग वर्किंग बच्चे दड़बों जैसे कमरों में अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और साथ अपने बाकी अखराजात उठाने पर भी मजबूर हैं।
दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जैसे इदारे हुकूमत पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए अरबों रुपए की ज़मीन के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा हासिल कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। जी नाजरीन, ये रिपोर्ट आपने देखी, मसला आपको समझ आ गया होगा कि CDA की मुजरिमाना खामोशी, जो इतने सालों से ये खामोश थे, उसका आखिरकार शाखसाना ये है कि इस्लामाबाद का शायद ही कोई सेक्टर ऐसा है जहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स या कॉलेजेस या ट्यूशन सेंटर्स जो हैं वो मौजूद ना हो। यहाँ पे एक और बात आपने ज़हन नशीन रखनी है, वो ये कि ये सिर्फ रिहायशी घरों का मसला नहीं है। किसी कमर्शियल जगह के ऊपर, किसी कमर्शियल प्लाजे के अंदर भी यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाना गैर कानूनी है, इसलिए क्योंकि वो प्लाजा कमर्शियल एक्टिविटी के लिए मुख्तस है, ना कि तालीमी एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं, चलती रहेंगी। मुमलिकत खुदा दाद पाकिस्तान है, यहाँ पे कौन किसी को किस तरह रोक सकता है। बहरहाल इस मसले को मज़ीद समझने के लिए और इसकी डिटेल्स को मज़ीद बारीक बीनी से देखने के लिए हमने जो ऑल पाकिस्तान कॉलेज एंड स्कूल एसोसिएशंस के जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के जो हेड हैं उनसे रब्ता किया और उनसे बातचीत की, क्योंकि नाजरीन जितने भी मुकदमात, थाना कचहरियाँ, पेशियाँ ऑल पाकिस्तान स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन की तरफ से की गई है वो मलिक अबरार साहब ने की है। मलिक अबरार साहब से हमने जाके खुसूसी तौर के ऊपर एक नशिस्त की और उनसे हमने जानने की कोशिश की कि ये मसला है क्या और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। देखते हैं 1-on-1 रिपोर्ट जो हमने मुरतब की स्पेसिफिकली आपके लिए, उसमें के मलिक अबरार साहब का क्या कहना था। नाज़रीन, अब पेश करेंगे आपके सामने हाउस ऑफ द वीक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी सदफ़ फ़हीम एंड यू आर वाचिंग प्रॉपर्टी वॉच। इस हफ्ते हाउस ऑफ द वीक में हम आपके लिए लाए हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत ही खूबसूरत और जदीद एक कनाल पर वाक़ ये घर। लेज़र कटिंग पे डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत ऑटोमेटिक गेट लगाया गया है। आइए घर के अंदर चलते हैं। ब्यूटीफुली डिजाइन कारपोर्च जिसकी छत पे खूबसूरत सीलिंग की गई है। कारपोर्च के अंदर बाआसानी 3 गाड़ियां खड़ी की जा सकती हैं। सॉलिड वुड से बना घर का मेन डोर, जिसको ओपन करते ही हम घर की मेन लॉबी में दाखिल हो जाएंगे। डबल हाइटेड लॉबी जिसकी दीवारों पर ट्रेप्टाइन मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। लॉबी की एक तरफ स्टेयर्स और पाउडर रूम जबकि दूसरी तरफ ड्राइंग रूम बनाया गया है। सी थ्रू डोर से दाखिल होते ही वी हैव फुली इक्विप्ड ओपन किचन एंड टीवी लाउंज। किचन को मुनफरिद और खूबसूरत बनाने के लिए ऑनेक्स लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। किचन शेल्फ के लिए इंपोर्टेड कोरियन स्लैब का इस्तेमाल किया गया है। स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स, माइक्रोवेव, अवन, डबल डोर फ्रिज के साथ साथ डर्टी किचन भी बनाया गया है। टीवी लाउंज के अंदर खूबसूरत मीडिया वॉल और इंपोर्टेड चाइना शैंडलियर्स। घर की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए दीवार और छत पर शीशे का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर 2 बेडरूम्स हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। तमाम बेडरूम्स के अंदर ह्यूज विंडोज, मीडिया वॉल और बेड वॉल्स भी बनाए गए हैं। मास्टर बेडरूम के साथ सेपरेट वार्डरोब सेक्शन और खूबसूरत वॉशरूम भी बनाया गया है।
ये सेकंड बेडरूम है जिसके अंदर मीडिया वॉल, स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स, बेड वॉल एंड एन अटैच बाथरूम। Beautifully designed stairs. First floor पे we have 3 bedrooms, open kitchen, store room and a beautiful open terrace. ये फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम है जिसके साथ अटैच ह्यूज वॉशरूम एंड एन ओपन टेरेस। तमाम बाथरूम्स के अंदर जिकूजी, इंपोर्टेड बाथरूम एसेसरीज और इंपोर्टेड एलईडी मिरर्स लगाए गए हैं। फ्रंट टेरेस पे स्टोन वॉल घर को मुनफरिद और इंतहाई दिलकश बनाती है। घर का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये ओपन टेरेस है और ये फाउंटेन वॉल इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाती है। विंटर्स के लिए फायरप्लेस भी नस्ब की गई है। ये था इस हफ्ते का हाउस ऑफ द वीक। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए और मुनफरिद घर के साथ। जी नाजरीन, ये था हमारा अब तक का प्रोग्राम हाउस ऑफ द वीक। यकीनन आपने देखा होगा, एंजॉय किया होगा। हमने रिपोर्ट पेश की आप लोगों के सामने। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पाकिस्तान के अंदर जो रिहायशी इलाकों के अंदर घर मौजूद हैं उसके ऊपर क्या अदालती कार्रवाई हुई, क्या स्कूल के लोगों का कहना था, क्या शहरियों का कहना था, ये सारा कुछ आप हमारे प्रोग्राम में यकीनन देख चुके होंगे। जैसा कि मैं अपने प्रोग्राम के अख्ताम पे हमेशा कहता हूं कि आपकी आरा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। जी नाजरीन, स्क्रीन के ऊपर दिए हुए जो एड्रेसेस हैं इनके ऊपर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अपना फीडबैक, सजेशन, आपकी जो भी कंप्लेंट्स हैं वो हमारे साथ आप जो है वो शेयर करें ताकि हम अवामुन नास को, पब्लिक एट लार्ज को उसके बारे में आगाह भी कर सकें और बता भी सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीक, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।